नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं 1 महीने के बाद। चूँकि कोविड के चलते मैं नहीं था अपने मूल स्थान पर, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी भी बोलता हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिनके साथ ही चलना पड़ता है। लेकिन अब मैं एश्योर करता हूँ कि पर डे 2 टॉपिक पर जो है वीडियो ज़रूर डाले जाएंगे, जिसमें एक टॉपिक पर निश्चित वीडियो डाला जाएगा और एक टॉपिक जीएस का होगा और एक टॉपिक सोशियोलॉजी का होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के साथ आप लोग जोड़िए, उन्हें बताइए, हमारे कंटेंट को आप एनालाइज करिए दूसरे चैनलों के साथ। आप दूसरे चैनलों के साथ ना भी करें तो आप जो आपका एग्ज़ाम होता है पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, इस एग्ज़ाम के पेपर को हमारे पेपर के साथ, हमारे टेस्ट के साथ, हमारे वीडियोस के साथ आप जो है मैच कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हमारे जो है अंकदायी परिणाम हमारे वीडियो से मिलेंगे। इसलिए मैं इतने दावे के साथ कहता हूँ, अदरवाइज़ मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे जो है प्रचारात्मक बातें करता, इसलिए मैं नहीं करता। हम लोग आज बात करेंगे रॉबर्ट किंग मर्टन पर। रॉबर्ट किंग मर्टन एक पॉजिटिव थिंकर हैं, एक प्रकारवादी चिंतक हैं जो घटना का सकारात्मक मूल्यांकन और परीक्षण करते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 2003 में मानी जा रही है। रॉबर्ट किंग मर्टन पर पार्सन्स का प्रभाव, इमाइल दरखाइम का प्रभाव देखने को मिलता है। हम लोग रॉबर्ट किंग मर्टन को क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली रॉबर्ट किंग मर्टन न केवल प्रकारवादी सिद्धांत में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि एक इनका सिद्धांत है मिडिल रेंज थ्योरी, मध्य सीमा का सिद्धांत या मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, उसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं संदर्भ समूह के संदर्भ में। संदर्भ समूह के लिए इनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि इनका जो है प्रकारवाद में क्या योगदान है, इनका ऐसा कौन सा काम है जो अन्य समाजशास्त्रियों के काम से इनको अलग करता है और इनको महत्व बनाता है। तो इनके काम में 2 ऐसी अहम बातें हैं, जैसे प्रकार्यात्मक विश्लेषण पैराडाइम और मिडिल रेंज थ्योरी। ये इनका एक यूनिक काम है जिसके लिए इनको बहुत सराहा गया था। इनके गुरु रॉबर्ट टॉलकॉट पार्सन्स थे। टॉलकॉट पार्सन्स ने ग्रैंड थ्योरी बताई थी, एजिल का मॉडल बताया था, सोशल एक्शन को बताया था, सामाजिक व्यवस्था को बताया था अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में। उससे आगे बढ़ते हुए मर्टन ने और उनकी कुछ कमियों को ठीक करते हुए और बेहतर काम करने की कोशिश करी। और ये इन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्र में जो प्रकारवादी जो सिद्धांत है उसकी जो कुछ कमियां हैं, उस कमियों को ठीक किया जाए, उसको और बेहतर बनाया जाए और एक पाथवे निकाला जाए, जिसका नाम इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दिया। तो चूंकि हम लोग ये लेक्चर कर रहे हैं पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, इसलिए हम लोग उसी संदर्भ में इसे देखेंगे। जब मैं रॉबर्ट किंग मर्टन को यूपीएससी या यूपीपीएससी मध्य मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ाऊंगा तो पर्सपेक्टिव को और ज़्यादा इनलार्ज किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, रॉबर्ट किंग मर्टन का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये याद रखने की बात है, कभी कभी पूछ लेते हैं, एक यहाँ से आपको प्रश्न मिलता है। फिर इनकी बुक्स है, ये कुछ बुक्स हैं जिनमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा पुस्तक पूछी गई है अगर आप लोग इनकी पुस्तकों को पीछे देखेंगे, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब मैं एकदम डायरेक्ट बात करूँगा। तीसरा, रीड इन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये इनकी अगली पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा नहीं पूछी गई है। अगली पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर पुस्तक नहीं है। मर्टन ने जो सबसे पहली पुस्तक अगर कभी पूछ लिया जाए कौन से लिखी थी, तो इनकी पुस्तक थी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ठीक है, ये इनकी सबसे पहली पुस्तक है। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और ये मिडिल रेंज थ्योरी के लिए ये विशेष तौर पर जाने जाते हैं। इसको मध्य सीमा सिद्धांत, मध्य अभिसीमा सिद्धांत भी कहा जाता है।
इंग्लिश में मिडिल रेंज थ्योरी। प्रोपाउंडर रॉबर्ट किंग मर्टन। मिडिल रेंज थ्योरी है क्या? मिडिल रेंज थ्योरी बेसिकली एक ऐसी एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा रास्ता है जो बृहद सिद्धांतों और लघु सिद्धांतों के बीच में है ना। इसे ही मध्य सीमा सिद्धांत कहा जाएगा। आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि मिडिल रेंज थ्योरी किसने दिया, आपका काम वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे सिद्धांत के तौर पर समझ लेते हैं। मध्य स्तरीय सिद्धांत वह बृहद और लघु सिद्धांत के बीच की, बस यही कीवर्ड पकड़ना है, स्थिति है जो अनुभवाश्रित यानी जो है नॉलेज के आधार पर अन्वेषण के मार्गदर्शन के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका उपयोग प्रयोग सिद्ध अनुसंधानों के मार्गदर्शन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप जो सोशल रिसर्च कर रहे होंगे उसमें जो आपको एम्पिरिकल जो अनुभविक नॉलेज है, जो शोध आप कर रहे होंगे उसमें इसको प्रयोग किया जाएगा। और जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान किए जाते हैं उनके मार्गदर्शन में इसको हम लोग प्रयोग कर लेते हैं मिडिल रेंज थ्योरी को। एक यानी कि बृहद और लघु सिद्धांत के बीच का पाथवे है मिडिल रेंज थ्योरी, और इसको यहाँ हम लोग यूज करते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। आगे बढ़ते हैं। मर्टन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? मर्टन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं पूछ लेगा। तो जैसा कि भी ऊपर आया, देखो यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ अनुभवाश्रित, तो ये अनुभवाश्रित अनुसंधान पर आधारित है, एम्पिरिकल नॉलेज पर बेस्ड है, अनुभव पर। दूसरा, इनके सिद्धांत में सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। सार्वभौमिकता इस संदर्भ में भी कि इन्होंने बृहद सिद्धांत और लघु सिद्धांत के बीच की बात ली, बृहद सिद्धांत को भी पढ़ा, लघु सिद्धांतों को भी पढ़ा और उसके बीच का एक पाथवे निकाला। यानी कि व्यापक विहंगम, समीक्षा, व्याख्या, सार्वभौमिकीकरण या सिंहावलोकन जैसे जो भारी भरकम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको किया जा सके। फिर इन्होंने अपनी जो थेरीज को इतना व्यवस्थित और व्यवहारिक बनाया कि उसका सामान्यीकरण किया जा सके, उसका जनरलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, अब इनका जो सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला जो सिद्धांत है जिसे हम लोग संदर्भ समूह कहते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। इसे इंग्लिश में रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको जो है एम.एन. श्रीनिवास का जो सिद्धांत है उसके आसपास मिल जाएगा, संस्कृतिकरण के सिद्धांत के आसपास मिल जाएगा। लेकिन हम लोग संदर्भ समूह को समझते हैं। संदर्भ समूह का जो सिद्धांत है, बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझ लिए। कभी ऐसे प्रश्न आए कि संदर्भ समूह शब्द किसने दिया, तो आप कहेंगे हाइमन ने दिया है। अगला प्रश्न पूछा जाए कि संदर्भ समूह को समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तब आपका जवाब होगा रॉबर्ट किंग मर्टन या मर्टन ने। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हाइमन की पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। ये भी पूछा गया पुस्तक किसकी है, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। इसमें इन्होंने वर्णन किया है। अब बात करते हैं आगे। एक समाजशास्त्री क्या जो है एक जो है फिलॉसफर हैं स्टाउफर, इनकी पुस्तक है अमेरिकन सोल्जर। तो उसमें अमेरिकन सोल्जर जो इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया है कि देखो संदर्भ समूह है क्या। बेसिकली पहले ये जान लो कि हम अगर अपने से बेहतर बनना चाहते हैं, अपने से किसी बेहतर के अनुकरण करते हैं, तो उसे हम आप संदर्भ व्यक्ति मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। जैसे मान लो आप समाजशास्त्र के जैसे अच्छे प्रोफेसर हो गए, जैसे मान लो आप मार्क्सवादी थिंकर जो आप प्रोफेसर हैं या मार्क्सवादी राइटर बनना चाहते हैं तो आप कार्ल मार्क्स को अपना आदर्श मानते हैं। प्रकार्यवादी हैं तो आप काम्टे को मान सकते हैं, आप इमाइल दरखाइम को मान सकते हैं, आप पार्सन को मान सकते हैं, मर्टन को मान सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हर व्यक्ति का अपना एक आदर्श होता है। सामाजिक जीवन में आप अपना गांधी जी को मान सकते हैं, नेल्सन मंडेला को मान सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रवर्तक के तौर पर, है ना। तो इस तरीके से पर्यावरणविद हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा को मान सकते हैं। तो हर व्यक्ति का एक संदर्भ समूह होता है, संदर्भ व्यक्ति होता है, उसको समझा जाता है। उसी के जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं, उसी ग्रुप के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो किसी आईएएस ऑफिसर जिससे आप बहुत इंस्पिरेशन आपको मिलती हो वैसा बनने की कोशिश करते हैं। डेट इज कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। तो जब स्टाउफर ने अमेरिकन सोल्जर पुस्तक में देखा, कई जगह इसे सिद्धांत के तौर पर भी प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर इन्होंने पाया
कि जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं, जो निम्न पदों पर हैं, वो उच्च पदों के कर्मचारियों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इसको इन्होंने इस रूप में जस्टिफाई किया। तो ये पूछ लेते हैं अमेरिकन सोल्जर किसकी पुस्तक है? स्टाउफर की है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रकार पर। तो इसके दो प्रकार हैं, एक है आदर्श संदर्भ समूह, दूसरा है तुलनात्मक संदर्भ समूह। आदर्श संदर्भ समूह का मतलब है कि किसी से कोई तुलना नहीं है, एब्सोल्यूट आप उसको अपना आदर्श मानते हैं। जैसे गांधी जी को आप अपना आदर्श मानते हैं, यानी कि वो यूनिक पर्सनैलिटी हैं आपके लिए, उनसे आपकी किसी की तुलना आप नहीं करते। मंडेला से तुलना नहीं करते आप, जो है अमेरिका के किसी राष्ट्रपति से तुलना नहीं करते, दुनिया के किसी भी सोशल रिफॉर्मर, सोशल ट्रांसफॉर्मर से तुलना उसकी नहीं करते, है ना। सामाजिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति से तुलना नहीं करते। तो ये हो गए आदर्श संदर्भ समूह, जैसे गांधी जी। दूसरा तुलनात्मक संदर्भ समूह। तुलनात्मक संदर्भ समूह का ये मतलब है, जैसे मान लो आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान से पीएचडी करते हो, और एक व्यक्ति है जो अमेरिका से पीएचडी करता है। तो आप अमेरिका, जैसे एक होता है ना कि फॉरेन से पीएचडी करो, अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, ज़्यादा हाई स्केल जॉब मिल जाएगी, तो वो रेफरेंस जो है रिलेटिव जो है एक तरीके से कंपैरिजन है, तुलनात्मक संदर्भ समूह है कि या हिंदुस्तान से पीएचडी करो या बनिस्बत अमेरिका से पीएचडी करो, अगर एबल हो तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से आने के बाद अच्छी जॉब मिल जाती है, बड़े इंस्टीट्यूट आपको ले लेते हैं, है ना। तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इस तरीके के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको बड़ी महंगी सैलरीज जो है अच्छी जॉब मिल जाती है। तो यह है तुलनात्मक संदर्भ समूह। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक समाजशास्त्री टर्नर। ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं तो 99% गलत हो जाते हैं, इसलिए आप समझिए। इन्होंने संदर्भ समूह को क्या कहा? अंतःक्रिया समूह कहा, यानी इंटरेक्शन ग्रुप कहा। संदर्भ समूह को क्या कहते हैं? अंतःक्रिया समूह कहते हैं, यानी कि जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं उसी से रिलेटेड हम अपने फंक्शंस, लाइफ स्टाइल रखते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहें तो कोशिश करते हैं यार ऐसे सेलेक्टर से मिलने को मिल जाए, ऐसे एजुकेटर से मिलने को मिल जाए, ऐसे यूट्यूबर से मिलने का मौका मिल जाए, पर्सनल गाइडेंस मिल जाए। तो आप इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं अच्छा टीचर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा आईएएस ऑफिसर बन पाऊँ, है ना। अब अन्य प्रकारों की बात करते हैं संदर्भ समूह के। कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे सकारात्मक संदर्भ समूह, नकारात्मक संदर्भ समूह। सकारात्मक संदर्भ समूह जैसे जिनको आप आदर्श मानकर वैसा बनने की कोशिश करें, गांधी जी हो गए, ठीक है, नेल्सन मंडेला हो गए, रूजवेल्ट हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, है ना, और अन्ना हजारे हो गए, ऐसे लोग। नकारात्मक संदर्भ समूह का कैसे लोग हो गए? जैसे आजकल मिर्जापुराई है, मुन्ना भैया, है ना, ऐसे नकारात्मक संदर्भ समूह बनने की कोशिश आप करें। ठीक, विकास दुबे टाइप आप वैसा बनने की कोशिश करें। तो आप कि उन्होंने जो है ऐसा किया, शूट आउट और वडाला ऐसी फिल्मों, या मतलब खतरनाक रोल जो होते हैं वैसा आप जो है बनने की कोशिश करें। धूम 3 के आमिर खान बनने की कोशिश करें, धूम के जो है जॉन अब्राहम बनने की कोशिश करें। डेट इज नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप, है ना। आगे बात करते हैं प्रकार्यात्मक विश्लेषण पैराडाइम पर। यह भी मर्टन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो अन्य समाजशास्त्रियों से उनको अलग करता है। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम किसने दिया, तो आप कहेंगे मर्टन ने दिया है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया है। और इसमें कितनी मदें हैं, तो आप कहेंगे 11 मदें हैं, यानी 11 पॉइंट पर उन्होंने चर्चा की है रॉबर्ट किंग मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण पैराडाइम पर। अब इनके कुछ और तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जिनके सिद्धांत हैं, जिन्हें हम लोग जान लेते हैं, या अवधारणाएं कह सकते हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। पहला है प्रकार्य। तो प्रकार्य क्या है? प्रकार्य वे आदतें या व्यवहार हैं जो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाते हैं, सामाजिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक होते हैं। वे उनको जिनके होने से समाज में कुछ गुणात्मक बदलाव होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, डेट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, प्रकार्य वे हैं। अब प्रश्न आपसे पूछ लेगा प्रकार्य का सिद्धांत किसने दिया? मर्टन ने दिया। दुष्प्रकार्य किसने दिया? मर्टन ने दिया। आपसे यही सिर्फ पूछा जाएगा। प्रकट प्रकार्य किसने दिया? मर्टन ने दिया। आप जो है प्रच्छन्न प्रकार किसने दिया?
जो है मर्टन ने दिया, अप्रकार्य किसने दिया, मर्टन ने दिया। ये 5 सिद्धांत आप देखेंगे तो कम से कम आपको 20-25 बार मिल जाएंगे अगर आप पूर्वावलोकन पढ़ेंगे, पिछले सालों के पेपर आप पढ़ेंगे तो, है ठीक है। तो प्रकार्य पर, ये प्रकार्य को मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। दुष्प्रकार्य को बताता हूँ, डिसफंक्शन को बताता हूँ। डिसफंक्शन वे है जो किसी व्यवस्था में नकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं, जिनके होने से समाज को कुछ नुकसान होता है, समाज के किसी समूह को कुछ नुकसान होता है, पूरी व्यवस्था को कुछ नुकसान होता है, डेट इज कॉल्ड डिसफंक्शन। अब बात करते हैं प्रकट प्रकार की। प्रकट प्रकार की, तो प्रकट जो प्रकार होते हैं वे निरपेक्ष परिणाम होते हैं जो व्यवस्था से न केवल तालमेल बनाते हैं बल्कि व्यवस्था को निर्देशित भी करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी गतिविधियां, ऐसे कुछ गतिविधियां जो एब्सोल्यूट हैं, जिनका होना जरूरी है और जो व्यवस्था से तालमेल बिठा लेती हैं और यह व्यवस्था द्वारा निर्दिष्ट भी होती हैं, जैसे विवाह होना, ठीक है, जैसे संस्कारों का निरंतर चलना, जैसे हम लोग लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। फिर आज बात करते हैं प्रच्छन्न प्रकार की। तो जो प्रच्छन्न प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं प्रकार, जो व्यवस्था से निर्दिष्ट नहीं होते बल्कि एकाएक हो जाते हैं। व्यवस्था से निर्दिष्ट बिल्कुल नहीं होते, एकाएक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे किसी के भाई की शादी है, बहन की शादी है, उसमें हर्ष फायरिंग हो गई, गोली चल गई, किसी व्यक्ति की मौत हो गई, शादी में एकाएक लड़ाई हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो हैं इनको प्रच्छन्न प्रकार कहा जाता है, जो एकदम से घटित हो जाते हैं और ये व्यवस्था को बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं होते, व्यवस्था बिल्कुल इनको स्वीकार नहीं करती, लेकिन हो जाते हैं तो उनको जस्टिफाई, उनको जो है फिर उनकी व्याख्या तो की जाती कि फिर इन्हें कैसे हम समझें। अगला एक सिद्धांत है मर्टन का नियमहीनता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है नियमहीनता का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे थ्योरी ऑफ इनॉमी कहा जाता है, नियमहीनता का सिद्धांत। नियमहीनता का सिद्धांत है क्या, यानी कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में विभेद होना। यानी कि ऐसे हमारे कार्य, ऐसी हमारी गतिविधियां जो जिनके होने से नकारात्मक समाज पर प्रभाव होता है। जैसे मैं चोरी करके मर्सिडीज ले आऊं तो हमारा सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में बेमेल संबंध होगा। या मैं अगर, तो अब अनुलोम संबंध कैसे होगा, प्रतिलोम संबंध कैसे होगा। जैसे मान लो मैं चोरी करके जो है कार मर्सिडीज ले आता हूँ, तो अब क्या है, मैंने साधन, मेरा लक्ष्य था तो मैंने प्राप्त किया, मुझे मर्सिडीज चाहिए थी, साधन कैसा यूज किया, गलत यूज किया, तो वो जो है उससे एक नकारात्मकता आती है। नियमहीनता से समाज में सदैव एक समाज विघटन की तरफ जाता है। नियमहीनता एक नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। अब लोग आसानी से समझ गए होंगे इसे। अब हम लोग बात करेंगे सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना के तत्वों की। सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के तत्वों की, इसमें 2 बातें हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन की, ठीक है। कल्चरल गोल और इंस्टीट्यूशनल मीन, जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी। यानी कि जैसे मान लो आप यूपी बोर्ड, ठीक है, के द्वारा ठीक तरीके से तैयारी करके आप कक्षा 10 में यूपी टॉप करते हैं, तो आपने क्या किया, संस्थागत साधनों का प्रयोग किया, स्कूल को फॉलो किया, टीचर्स को जो है की बात सुनी, अच्छे से लेक्चर अटेंड किया और आप जो है यूपी टॉप कर गए, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। इंस्टीट्यूशनल मीन और जो है कल्चरल गोल्स के बीच में आपने अनुलोम संबंध स्थापित किया। प्रतिलोम क्या होता है कि घूस देकर पेपर निकलवा लेना और कॉपी चेक करने में पैसा दे देना और फिर भी यूपी टॉप कर जाना, तो वो होता है इसके विपरीत। अब हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत अनुकूलन के प्रकार, इनमें कैसे व्यक्तिगत अनुकूलन स्थापित होता है। तो सबसे पहले इसके कुछ 5 डायमेंशंस हैं। पहला है अनुरूपता। अनुकूलन में पहला पॉइंट है अनुरूपता, और इसे सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के संदर्भ में समझेंगे। यानी कन्फर्मिटी, अनुरूपता कैसे आती है, जब सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में अनुलोम संबंध हो, जैसा कि मैंने बताया। यानी कि आपने यूपी बोर्ड पास किया, यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपने ऑल इंडिया यूपी 1 रैंक लाई, तो आपने सही जो है लक्ष्य चुना
और सही साधन भी चुनें। ठीक है, तो ये हुआ अनुरूपता। फिर नवाचार पर आते हैं। नवाचार में आपका लक्ष्य पवित्र है, लेकिन आप साधन कोई भी जो है प्रयोग कर रहे हैं, साधन की आप बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो कई ऐसे ग्रुप थे, कई ऐसी पार्टियां थीं जो किसी भी कीमत पर उसे देश को आज़ाद कराना चाहती थी, लेकिन गांधी जी सही लक्ष्य और सही साधन के बीच में जो है बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, फिर बात करते हैं विधिवाद पर। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा लक्ष्य जो है भी नकारात्मक है और साधन हम पवित्र चुन लेते हैं। लक्ष्य हमारा अच्छा नहीं है, साधन हम पवित्र चुन रहे हैं। और वापसी में क्या है कि कोई भी चीज़, ना तो हमारा लक्ष्य पवित्र है ना तो हमारे साधन पवित्र हैं। हम गलत जो है विधि द्वारा गलत लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जैसे किसी किडनी निकाल लेना बिना बताकर और उसे बेच लेना। फिर विद्रोही में क्या है कि हम सही गलत कुछ भी एन के एन प्रकारेण किसी भी तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हम इसके बारे में कोई चिंता नहीं करेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्रांति के बारे में क्या कहा था कि पहले क्रांति वैचारिक होगी, आवश्यकता पड़ने पर रक्तयुक्त क्रांति भी अगर करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि हमें आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी तरीके से प्राप्त की जा सके तो उसे हमें वो जो है रास्ता में अपनाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने मर्टन पर कंप्लीट लेक्चर लिया है। इससे कोई भी अलग प्रश्न नहीं आएगा। मैं एक बार फिर आपकी सुविधा के लिए दोहरा देता हूं कि सबसे पहले इनका जन्म 1910 में हुआ, मृत्यु 2003 में हुई। इनकी जो पुस्तक है वो सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक कौन सी? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। पहली पुस्तक इनकी साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड है। मध्य सीमा का सिद्धांत इनका बहुत पॉपुलर सिद्धांत है। फिर उसके बाद इन्होंने जो है इसके तत्वों की विशेषताओं की चर्चा करी। तो अनुभवी स्थिरता हमेशा याद रखिएगा, सार्वभौमिकता और सामान्यीकरण याद रखेंगे। संदर्भ समूह शब्द किसने दिया? हाइमन ने दिया। इनकी पुस्तक क्या है? साइकोलॉजी ऑफ स्टेट है। अमेरिकन सोल्जर स्टाउफर की पुस्तक का नाम है। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है मैंने बहुत व्यवस्थित ढंग से बताया। सकारात्मक संदर्भ समूह को बताया, नकारात्मक संदर्भ समूह को बताया, है ना। आदर्श संदर्भ समूह को बताया, तुलनात्मक संदर्भ समूह को आपको सामने जस्टिफाई किया। फिर टर्नर ने किसे अंतः क्रिया मतलब संदर्भ समूह को अंतः क्रिया समूह कहकर संबोधित किया, वो भी आपको क्लियर है। अन्य प्रकार पहले ही बता चुका हूं। फिर इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है प्रकार्यात्मक विश्लेषण पैराडाइम, मर्टन का दिया है, 11 मद इसमें शामिल हैं। इन्होंने कुछ सिद्धांत या उदाहरणाएं दी, जिसे प्रकार्य बता चुके हैं, अप्रकार्य बता चुके हैं, दुष्प्रकार के बारे में चर्चा हो चुकी है, प्रकट प्रकार के बारे में चर्चा हो चुकी है, आप और प्रच्छन्न प्रकार के बारे में बताया। ये सारे किसने दिए? मर्टन ने दिए हैं सारे, बहुत बार पूछे गए, आप बैकर्स देखिएगा। फिर नियमहीनता का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया। एक इसके सबसे पहले इसे दिया था इमानुएल दुर्कheim ने, लेकिन बाद में इसे अलग ढंग से जस्टिफाई किया है मर्टन ने भी। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के तत्वों की बात करते हैं, तो इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन, जिस पर हम लोगों ने अभी बात करी। फिर अनुकूलन के तरीकों में इसको दो आधारों पर सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के संदर्भ में देखा गया। अनुरूपता, नवाचार, विधिवाद, वापसी और विद्रोह, ये 5 ऐसे पैराडाइम हैं, 5 ऐसे जो है आधार हैं जिन पर हम लोगों ने इसे समझा। तो मेरे ख्याल से ये संपूर्ण लेक्चर है मर्टन पर, इससे अलग ना कुछ आएगा, ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। आराम से इसे 2-1 बार देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए और जो है इसको जो है 2-3 बार देख के नोट्स बना लीजिए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। जो भी कैंडिडेट पेड ग्रुप लेना चाहते हैं वो प्लीज़ हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें 7054 161270 पर। थैंक यू वेरी मच।